दोस्तों, हर रात से पर्दा उठाने की हमारी पुरानी आदत सी रही है। एक और रात से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं, यानी हम जानने वाले हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में। क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट? ये कहानी तो हम अंडरस्टैंड करने वाले ही हैं। इसके साथ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन पावर, काफी सारी छोटी मगर मोटी बातें होंगी। सिग्मा की कैलकुलेशन भी आप जानेंगे, स्लेटर्स रूल भी आप जानेंगे। सिग्मा क्या है, स्लेटर्स रूल क्या है और क्या मदद करेगा हमारी स्लेटर्स रूल, ये आज की इस कहानी में मैं आपको बयां करने वाला हूं। तो जल्दी से यार हेडिंग डाल लें, स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट। डेफिनेशन की सबसे पहले बात की जाए तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है: द डिक्रीमेंट इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। The decrement in force of attraction between nucleus and valence electron due to inter-electronic repulsion is called screening or shielding effect. Is called screening और shielding effect। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, आइए मेरे साथ इस प्रकार से बात करें स्क्रीनिंग और shielding इफेक्ट की। ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, इस प्रकार से खींच रहा होगा क्योंकि अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज है, इस प्रकार से अट्रैक्शन होगी। अगर यार अंदर की सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे होंगे। किस प्रकार से, देखिए अंदर की सेल में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे, किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे। और इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये देखिए एफ रिपल्शन है, ये देखिए एफ रिपल्शन है। इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इस रिपल्शन की वजह से ये जो एफ अट्रैक्शन है इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। एफ अट्रैक्शन जो है इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा क्योंकि यार अब इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के रास्ते में ये इलेक्ट्रॉन्स भी मिल रहे होंगे जो कि रिपेल कर रहे होंगे, जो कि न्यूक्लियस को शिल्ड कर रहे होंगे। देखिए इस प्रकार से ये रिपेल करेंगे तो यार न्यूक्लियस की तरफ ये कम अट्रैक्ट हो पाएगा। तो इस रिपल्शन की वजह से आप बोल देंगे कि इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये न्यूक्लियर चार्ज कुछ कम हो जाएगा। मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज है Z, ये पूरा इफेक्ट, अपना पूरा इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा, क्योंकि यार कहीं रास्ते में ये इलेक्ट्रॉन्स भी मिल रहे होंगे और ये देखिए इस प्रकार से न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होंगे, न्यूक्लियस को शिल्ड कर रहे होंगे। यानी न्यूक्लियस पूरे एफर्ट्स के साथ इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स उस टाइम रिपेल भी कर रहे होंगे। ये जो यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रिडक्शन है, ठीक है, डिक्रीमेंट है, इसी का नाम है स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है जी। इसकी वजह से यार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कम मिल रहा होगा। जितना न्यूक्लियर चार्ज है ये अपना पूरा इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगा पाएगा, इसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन जरूर होगी। किस वजह से यार रिडक्शन होगी, ये देखिए अंदर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल कर रहे होंगे, ये देखिए इस प्रकार से घूम रहे होंगे, न्यूक्लियस को शिल्ड कर रहे होंगे और इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे डिक्रीज कर रहे होंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज भी कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज से कम मिल रहा होगा। न्यूक्लियर चार्ज में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा इन रिपल्शन की वजह से, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से डिक्रीमेंट देखने को मिल पाएगा। और डिक्रीमेंट के बाद जो हमारे पास यार न्यूक्लियर चार्ज होगा, इस इफेक्ट को कंसिडर करने के बाद वह न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। क्या है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पूरी डिटेल आप जानना चाहेंगे तो चलिए फिर इसकी पूरी डिटेल हम जानेंगे। देखिए, देयर इज रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जो अंदर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होंगे, इसकी वजह से यार न्यूक्लियर चार्ज में रिडक्शन होगी। अपना पूरा इफेक्ट ये नहीं लगा पाएगा,
कुछ तो देखिए कम इफेक्ट लगा पाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स रास्ते में है इस प्रकार से और इस न्यूक्लियस को घेर रहे होंगे, तो न्यूक्लियस अपना पूरा इफेक्ट नहीं लगा पाएगा, यानी जो भी न्यूक्लियर चार्ज है इसका पूरा इफेक्ट नहीं लग पाएगा। देयर विल बी रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब ये रिडक्शन कितनी होगी इसकी बात करेंगे यार। उससे पहले ये जान लीजिए रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज को क्या बोलेंगे। रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज को बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज इसमें से यार, इसमें से रिपल्शन के कोरस्पोंडिंग एक कांस्टेंट को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कम कर रहा होगा। ठीक है जी, तो इस सिग्मा को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। सिग्मा क्या है, सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट बोल सकते हैं। सिग्मा इज मेजर ऑफ रिपल्शन, ठीक है ना। सिग्मा क्या है, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, सिग्मा इज मेजर ऑफ रिपल्शन। अगर ज्यादा रिपल्शन लग रही होंगी, ज्यादा रिपल्शन लग रही होंगी इनर सेल में, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा रिपल्शन लग रही होगी, तो यार सिग्मा की वैल्यू ज्यादा मिल पाएगी। और अगर यार ज्यादा रिपल्शन लग रही होगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, यानी न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जिसका इफेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर पड़ रहा होगा, ये इफेक्ट कम होगा, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है। अगर रिपल्शन कम होगी, अगर यार रिपल्शन कम होगी, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन अगर कम रिपल्शन लगा रहे होंगे, तो क्या होगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा होगा, है ना। जो न्यूक्लियर चार्ज है इसका इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा। मामला क्लियर है। तो यार ये रिपल्शन पर डिपेंड करता है, अंदर के सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर डिपेंड करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा इफेक्टिवली न्यूक्लियस को घेर पाएंगे, न्यूक्लियस को शिल्ड कर पाएंगे, ज्यादा रिपल्शन लगा पाएंगे, तो ऐसे केस में न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम मिल पाएगा। कम रिपल्शन लगा पाएंगे, कम घेर पाएंगे, तो उस केस में अगर सिग्मा की वैल्यू कम है तो यार न्यूक्लियस का इफेक्ट, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा लग पाएगी। मामला क्लियर है। तो इस प्रकार से यार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ये होगा रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, जो कि न्यूक्लियर चार्ज से इस प्रकार से रिपल्शन को मेजर करने वाला ये कांस्टेंट माइनस करने के बाद मिल रहा होगा। यानी न्यूक्लियस का वह चार्ज जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगा रहा होगा, वह इफेक्टिव चार्ज, वह रिड्यूस्ड चार्ज जो कि इस प्रकार से न्यूक्लियर चार्ज से रिपल्शन को माइनस करने के बाद आपको मिल पाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ न्यूक्लियर चार्ज इज जेड, देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ये क्या होगा, ये होगा जेड माइनस सिग्मा। आखिरकार ये सिग्मा क्या है, where sigma is screening constant, where sigma is screening constant, it is the measure of repulsion। जी हाँ, ये रिपल्शन को मेजर कर रहा होगा। इसकी वैल्यू ज्यादा है, सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है। हाँ, आप समझ लीजिएगा, सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है यानी रिपल्शन ज्यादा है, यानी रिपल्शन ज्यादा है। सिग्मा की वैल्यू कम है, आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, रिपल्शन कम है। इसको क्या अंडरस्टैंड करना है, अगर इसकी वैल्यू कम है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या है, कम है। सिग्मा की वैल्यू ज्यादा, इसका क्या मीनिंग है, जरूर ज्यादा रिपल्शन रहने पर ही सिग्मा की वैल्यू ज्यादा मिल रही होगी। कम रिपल्शन मिल रही होगी तो सिग्मा की वैल्यू कम मिल रही होगी। मामला क्लियर है। अरे क्या आपको ये कहानी अंडरस्टैंड हो गई है? जल्दी से नोट कर लें इसे। अगर आपने जल्दी से नोट कर लिया है तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर घूम रहा होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ इस प्रकार से, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, ये क्या बोलेगा, मैं गांव से चलकर शहर आया हूं। क्या बोलेगा यार, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जो कि आपके सामने है, मैं गांव से चलकर शहर आया हूं, अपनी दुनिया बसाने आया हूं। मैं गांव से चलकर शहर आया हूं, अपनी दुनिया बसाने आया हूं। रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने आया हूं। यानी यार अंदर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल जरूर कर रहे हैं,
ये इस न्यूक्लियस को सील्ड जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है, ये इसका मतलब नहीं है कि यार ये इस न्यूक्लियस को पूरा सील्ड कर लेंगे और न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यार इसके इफेक्ट को ये जो अंदर सेल के इलेक्ट्रॉन है ये कम कर देंगे, ऐसा नहीं है कि इसके इफेक्ट को जीरो बना देंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस को सील्ड कर रहे होंगे, तो इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, जीरो नहीं होगी। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज होगा उसको बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कभी भी जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज है जीरो नहीं मिलेगा, रिपल्शन की वजह से हाँ इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। और कितना कम हो पाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना मिल पाएगा, इसके लिए जेड से आपको सिग्मा को माइनस करना होगा, आपको यार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल पाएगा। सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। सिग्मा की वैल्यू यार कैसे कैलकुलेट होगी, इसके लिए आपको पता होना चाहिए स्लेटस रूल। सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए स्लेटस रूल। क्या है ये स्लेटस रूल, ये यार कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा के लिए यूज होगा, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा के लिए स्लेटस रूल यूज होगा। अगर आपको स्लेटस रूल पता है तो यार सिग्मा कैलकुलेट कर लेंगे, और सिग्मा कैलकुलेट अगर आपने कर लिया है तो यार आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। यानी एक शानदार अप्रोच है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। देखिए स्टेप नंबर 1, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s इज 0.30। 1s में रहने वाले एक इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर देख रहे हैं तो यार ये होगा 0.30। देखिए कैसे देख रहे हैं, इस प्रकार से ये न्यूक्लियस है, ध्यान से देखना यार। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स लगती है, आपको यार ये कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स ना लग पाए तो बताना चाहूंगा इस प्रकार से। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। किस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है जी। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली अट्रैक्शन को न्यूक्लियस क्योंकि खींच रहा होगा, इस अट्रैक्शन को ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कम कर रहा होगा, ये भी इसी एटम में है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल कर रहा होगा। तो यहां पर आपको ये बताया गया है जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये 1s में, और इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली अट्रैक्शन को ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। तो सिग्मा में जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, ये होगा 0.30। कितना होगा, 0.30 होगा। किस केस में अप्लाई करना है इसको, हीलियम के केस में अप्लाई करना है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन होगी हीलियम की 1s2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s में, ध्यान से सुनिए मेरी बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां है, 1s में है। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहा होगा और न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो जब इसके लिए जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन होगी तो सिग्मा की कैलकुलेशन होगी। तो 1s में रहने वाले इस इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरे इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की कैलकुलेशन में जो कंट्रीब्यूशन होगा ये 0.30 होगा, ठीक है जी। अब काफी सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉन तो 2 हैं तो 0.3 इंटू 2 करना चाहिए। जी नहीं, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले रिपल्शन की बात करनी, क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ही रिपल्शन लगा रहा होगा, जी नहीं, इस पर तो यार दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहा होगा। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से आप सिग्मा कंसिडर कर रहे होंगे इस इलेक्ट्रॉन से, और ये सिग्मा 0.30 मिल रहा होगा। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच तो यार अट्रैक्शन की बात करनी है, यह इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रिपल्शन नहीं लगाएगा। यानी या इस प्रकार से सिग्मा की कैलकुलेशन में आपको एक ही इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करना होगा। वैलेंस शेल में 2 हैं तो यार आपको एक को ही कंसिडर करना होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रिपल्शन नहीं लगाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लगाएगा। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिपल्शन लगाएगा उसका नंबर 1 है, तो 0.3 इंटू 1 करने से सिग्मा की वैल्यू आपको मिल रही होगी। यानी इसके कोरस्पोंडिंग न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस प्रकार से मिल रहा होगा Z माइनस सिग्मा। Z कितना है, हीलियम के केस में एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, और सिग्मा कितना 0.30 है। यहां से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना मिल पाएगा, 1.70 मिल पाएगा।
ठीक है जी, ये तो स्टेप नंबर 1 आपने अप्लाई किया है। सिग्मा इज इक्वल टू 0.30 जो आपने कंसिडर किया है 1s में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। ये जो 0.30 है सिग्मा की वैल्यू, ये एप्लीकेबल होगी यार इस प्रकार की 1s2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल होगी? ये एप्लीकेबल होगी 1s2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है जी, यानी हीलियम के केस में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा और स्टेप नंबर 1 एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, तो यहां देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन की बात की गई, तो इस अट्रैक्शन को यहां डिक्रीज कौन कर रहा होगा? जो एक और इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहा होगा। और सिग्मा की किस वैल्यू के साथ जेड इफेक्टिव यहां पर यार आपको मिल रहा होगा? रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज आपको मिल रहा होगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज में डिक्रीमेंट किस प्रकार से आपको मिल रहा होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सिग्मा में कंट्रीब्यूशन होगा इस एक इलेक्ट्रॉन का 1s में रहने वाले इस इलेक्ट्रॉन का, ये 0.30 होगा। इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? इसके लिए z में से सिग्मा को माइनस करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू 0.30 आप पुट करने वाले हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, और आपको यहां से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.70 मिल पाएगा। चलें इसके बाद आगे चलें, क्या आगे देखिए, आगे देखिए सेकंड स्टेप क्या है। अगर बात पहले स्टेप से ना बने, ठीक है, तो हमारे पास होगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग है, एन का मीनिंग है ये वैलेंस सेल का है, ठीक है ना, या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी मिल सकते हैं, एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन हम यहां पर देखने वाले हैं, जो कि आउटरमोस्ट और वैलेंस है, और वैलेंस है। इट्स 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 0.35 होगा। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये कौन सी बात हुई, इसे कैसे अप्लाई करना है। अभी क्या कर लें आप, इसे याद कर लें, इन सभी स्टेप से मिलने वाले डेटा को याद कर लें, कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है जी, एनएस एनपी में रहने वाले हर इलेक्ट्रॉन के स्क्रीनिंग इफेक्ट को अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो सिग्मा में इसके कंट्रीब्यूशन के लिए आपको हर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35, ठीक है जी, ये आपको कंसिडर करना होगा सिग्मा में कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन का जो कि एनएस और एनपी में मौजूद है। और एनएस एनपी क्या है? ये वैलेंस और आउटरमोस्ट सेल के कोरस्पॉन्डिंग सबसेल है। इन सबसेल में रहने वाले हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? मतलब ये देखिए जेड को कितने एक्सटेंट से डिक्रीज कर रहे होंगे, न्यूक्लियर चार्ज को कितने एक्सटेंट से डिक्रीज कर रहे हो। हर इलेक्ट्रॉन 0.35 से जेड को डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है जी, मामला क्लियर है। तो सिग्मा में हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.35 होगा, जो इलेक्ट्रॉन एनएस और एनपी में एग्जिस्ट कर रहा है, और जो देखिए वैलेंस और आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है। मामला क्लियर है। एन का मीनिंग है जो आउटरमोस्ट सेल है, जो वैलेंस सेल है, ठीक है जी, उसका इलेक्ट्रॉन है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.35 होगा। आगे देखिए स्टेप नंबर 3, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा अंदर वाली सेल में भी अगर इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल की अगर इलेक्ट्रॉन है, और एक अंदर जाएंगे हम, जैसे n-1 की बात करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n-1s, n-1p, n-1d, ठीक है, यानी पेनल्टीमेट सेल की बात कर रहे हैं। एक अंदर जा रहे हैं, n के अंदर देखिए n-1th सेल होगी, यानी पेनल्टीमेट सेल होगी। ठीक है जी, और इस पेनल्टीमेट सेल में रहने वाले हर इलेक्ट्रॉन का क्या कंट्रीब्यूशन होगा सिग्मा की वैल्यू में, ये देख लीजिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n-1s, n-1p, n-1d, यानी पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन इज 0.85 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट सेल, जो कि n-1th है। मामला क्लियर है। अंदर जाएंगे तो इस प्रकार से हर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85
के साथ सिग्मा में कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा। और अंदर जाएंगे, इसके बाद ध्यान से देखिए स्टेप 4 आपके सामने है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n-2th एंड बिलो ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन s, p, d एंड f। किसी में भी n-2th या n-2th से नीचे n-3th, n-4th अगर कोई सेल है तो वहां रहने वाले हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा में कंट्रीब्यूशन कितना होगा यार? 1 होगा। मामला क्लियर है? अगर वैलेंस शेल और ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उसका अगर हमें सिग्मा की कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूशन लेना तो 0.35, n-1th में मतलब वैलेंस शेल से जस्ट अंदर n-1th में अगर इलेक्ट्रॉन है तो यार उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? उसका कंट्रीब्यूशन होगा कितना? देखिए 0.85। n-2th और अंदर जाएंगे और अंदर बात करेंगे, अगर कोई सेल है और वहां इलेक्ट्रॉन है तो वहां रहने वाले हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 होगा। याद हो जाएगा? अरे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस शेल से अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, और सिग्मा में कंट्रीब्यूशन इसी प्रकार से देखना होगा। वैलेंस शेल में है तो 0.35, एक अंदर जो सेल है n-1 उसमें इलेक्ट्रॉन है तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.85। और होंगे यार अंदर इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं होंगे? तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए इतना कंट्रीब्यूशन होगा, 0.85 होगा। n-1th में रहने वाले हर इलेक्ट्रॉन के लिए n इलेक्ट्रॉन हुए तो 0.85 को n से मल्टीप्लाई करना होगा। n-2th और अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो यार हर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना कंट्रीब्यूशन लेंगे? सिग्मा की कैलकुलेशन में 1 लेंगे। ये मामला आपको क्लियर है? और ये यार स्पेशल केस है जो कि 1s2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा। 1s में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? 0.30 होगी। यहां देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कंसिडर नहीं करनी होगी। इस एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं तो यार ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर तो रिपल्शन नहीं लगाएगा, तो जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन होगा ये इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगा रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहा होगा केवल उसी का ही सिग्मा कंसिडर करना है। ठीक है जी? तो इलेक्ट्रॉन तो ये इसके ऊपर रिपल्शन लगा रहा होगा, और इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की अट्रैक्शन की बात की गई है तो इसी का सिग्मा हमें कंसिडर करना होगा 0.30, जो कि हमें मिल रहा होगा। 1s में रहने वाले हर इलेक्ट्रॉन के लिए इस प्रकार से हम बात कर पाएंगे 1s2 कॉन्फ़िगरेशन के कोरस्पॉन्डिंग। ये मामला क्लियर है? ये 1s2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने बात की है, और 1s2 के अलावा अगर कॉन्फ़िगरेशन कोई और हो तो देखिए ये सारे रूल्स, ये सारे स्टेप्स यहां पर एप्लीकेबल होंगे। किस प्रकार से एप्लीकेबल होंगे आइए बात करें डिटेल में, अभी आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो यार 1s2 कॉन्फ़िगरेशन के अलावा अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन है, फॉर एग्जांपल हम बात करें लिथियम की, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? देखिए 1s2 2s1, एटॉमिक नंबर Z कितना है? Z 3 है। ये कॉन्फ़िगरेशन है। यार ये है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर तो रिपल्शन लगाएगा नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी वजह से सिग्मा में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा, रिपल्शन में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा। इस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर रिपल्शन लगा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर रिपल्शन लगा रहे होंगे। ठीक है जी? तो हमें इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां से हमें सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ये nth है, यहां देखिए इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि इस पर रिपल्शन लगा रहा हो, तो यहां से हमें सिग्मा का कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाएगा। ये क्या है? जस्ट एक अंदर n-1th है। हाँ n-1th में इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, यहां से यार सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा। किस प्रकार से सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा? देखिए किस प्रकार से सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा। n-1th के हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की वैल्यू में 0.85 कंट्रीब्यूशन होगा। कितना होगा? 0.85 होगा। n-1th में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन सिग्मा की वैल्यू में कितना होगा? 0.85 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है इंटू 2, 1.70। यहां से Z इफेक्टिव कितना मिल पाएगा? यहां से यार Z इफेक्टिव आप कैलकुलेट करने लगो तो आपको 3 - 1.70 ये मिल पाएगा 1.30। लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए यार
जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस ये कर रहा होगा, ये देखिए इतना होगा। जेड इफेक्टिव कितना होगा? 1.30 होगा। चलिए लिथियम के बाद बारी है बेरिलियम की। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? बेरिलियम, एटॉमिक नंबर जेड कितना है? 4 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट किया जाए जो कि है 1s2 2s2 1s2 2s2, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन मिल रही होगी। अब यहां देखिए ये क्या है? ये nth है, वैलेंस शेल है। जस्ट अंदर क्या है? n-1th है, ये n-1th है। यहां है 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की हमें अट्रैक्शन की बात करनी है। एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की हमें अट्रैक्शन की बात करनी है। इस प्रकार से अट्रैक्शन की बात करनी है, देखिए ठीक है। तो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कहीं एक और इलेक्ट्रॉन होगा इसमें? बिल्कुल होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर यार रिपल्शन लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा इस प्रकार से, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रिपल्शन नहीं लगाएगा। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच तो हमें अट्रैक्शन की बात करनी है, जेड इफेक्टिव की बात करनी है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा इसकी हमें बात करनी है। तो यार ये अपने ऊपर तो रिपल्शन लगाएगा नहीं, हाँ यहां रहने वाला nth में रहने वाला जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगा रहा होगा। यानी जिस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है, वह इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रिपल्शन नहीं लगाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू में इस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसके अलावा nth में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कंट्रीब्यूशन होगा। इसके अलावा तो यार ये इलेक्ट्रॉन है जो सिग्मा की वैल्यू में या फिर रिपल्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो देखिए nth में है एक इलेक्ट्रॉन जो कि सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। वैसे टोटल 2 हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच तो यार अट्रैक्शन की बात की गई है। ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर तो रिपल्शन लगाएगा नहीं, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है वह यहां पर देखिए सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। इसके अलावा तो यार एक ही इलेक्ट्रॉन और है, ठीक है, जो सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन है। मामला क्लियर है? तो nth से एक इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर कर रहे होंगे, n-1th से 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सिग्मा की वैल्यू में किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा। nth में प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन होगा कितना? 0.35 0.35 इंटू 1। nth में प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.35 इंटू 1 होगा, ठीक है जी। n-1th में प्रेजेंट हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.85 होगा। और यहां मौजूद हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 0.85 इंटू 2 यहां से नेट सिग्मा कितना मिल रहा है? 0.35 प्लस ये होगा 1.70, यानी ये हो जाएगा 2.05। सिग्मा इतना होगा। जेड इफेक्टिव कितना होगा? देखिए जेड इफेक्टिव कितना होगा? जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है? 4 है। सिग्मा कितना? 2.05 है। जेड इफेक्टिव कितना मिल पाएगा? 1.95। यानी लिथियम से हम बेरिलियम मूव करते हैं, लिथियम से बेरिलियम मूव करते हैं। इस प्रकार से जेड इफेक्टिव आपको लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा, इससे बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस हो रहा होगा, ये ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा होगा। इसका देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मिल रहा होगा। चले आगे 1.95। पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लिथियम बेरिलियम। आगे चले, आगे बात होगी बोरोन की, आगे बात होगी यार बोरोन की। चले आगे, अगला एग्जाम्पल है बोरोन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोरोन। एटॉमिक नंबर Z कितना होगा? 5 होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिख डालें, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, ठीक है जी। ये बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन है। और जिस इलेक्ट्रॉन पर देखिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की हम बात कर रहे होंगे, जिस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन की बात कर रहे होंगे, यह देखिए nth में मौजूद इलेक्ट्रॉन आपके सामने है, nth में मौजूद इलेक्ट्रॉन आपके सामने है, ठीक है जी। nth में इस इलेक्ट्रॉन के अलावा 2 इलेक्ट्रॉन और हैं। देखिए ये nth है,
n इज इक्वल टू 2, मैक्सिमम वैल्यू n की यही है। ये वैलेंस सेल है और यहां देखिए वैलेंस सेल में इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच तो हमें अट्रैक्शन की बात करनी है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके ऊपर रिपल्शन लगा रहे हैं, ये NH से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सिग्मा की कैलकुलेशन में आपको कंसिडर करने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपको इसके अलावा कंसिडर करने होंगे जो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगा रहे होंगे। इसके अलावा यार 2 हैं, मुझे लगता है आपको यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करने चाहिए। यह इलेक्ट्रॉन खुद पर तो रिपल्शन लगाएगा नहीं, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच तो यार अट्रैक्शन होगी, आप देख चुके हैं जब भी किसी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन की बात करनी हो तो वह इलेक्ट्रॉन खुद पर रिपल्शन नहीं लगाएगा, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन nth में है या फिर n-1th में है, ये देखिए एक अंदर जो यहां पर सेल है n-1th, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगा रहे होंगे। और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिपल्शन लगा रहे होंगे। मामला क्लियर है? तो सिग्मा की कैलकुलेशन की जाए इस प्रकार से की जाए यार, nth में प्रेजेंट इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, nth में प्रेजेंट इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन कितना होगा। हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.35 होगा और ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे nth में प्रेजेंट इस इलेक्ट्रॉन के अलावा, जिस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन की बात की गई, इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन और होंगे। हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन जो कि nth में मौजूद है 0.35 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना होगा, इंटू 2 करना होगा। ये nth के लिए मैंने किया और प्लस n-1th में मौजूद हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की कैलकुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, 0.85। यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, 0.85 इंटू 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कैलकुलेशन होगी n-1th में मौजूद हर इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है 0.85 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 2 किया मैंने, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए सिग्मा की वैल्यू में जो कंट्रीब्यूशन होगा ये मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स कहां मौजूद हैं, n-1th में मौजूद है। मामला क्लियर है? यहां से देखिए 0.70 और यहां से देखिए 1.70 यानी 2.40, सिग्मा की वैल्यू मिल रही होगी 2.40। अगर सिग्मा 2.40 मिल रहा है तो Z इफेक्टिव कितना मिलेगा, Z माइनस सिग्मा, यानी Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू है 5 और सिग्मा है 2.40, तो Z माइनस सिग्मा से Z इफेक्टिव मिल पाएगा 2.60। ये होगा इस केस में यार Z इफेक्टिव। कौन से केस में, बोरोन के केस में। चले आगे। इसके बाद देखिए यार कार्बन के केस में किस प्रकार से कैलकुलेशन होंगी, आइए इसकी बात करें। अगला एग्जांपल है कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट करनी होगी 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं इस प्रकार से। क्लियर है? अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके और न्यूक्लियस के बीच हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करनी है जो कि nth सेल का होगा। यह इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर तो रिपल्शन लगाएगा नहीं, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे nth सेल में, ये इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर जरूर रिपल्शन लगा रहे होंगे। यानी nth सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। देखिए n की मैक्सिमम वैल्यू यहां मिलती है, ये nth सेल की कोरस्पॉन्डिंग सब सेल्स है। और यहां देखिए एक इलेक्ट्रॉन जिसके और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है, इसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, nth में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अलावा यार 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि उस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगा रहे होंगे। और ये तो देखिए nth सेल के इलेक्ट्रॉन्स, इसे देखिए एक अंदर अगर हम जाएंगे तो n-1th सेल ये है, ये n-1th है। n-1th के हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की वैल्यू में कितना कंट्रीब्यूशन होगा ये जानते हैं आप, अलग होगा, nth के इलेक्ट्रॉन से अलग होगा। nth के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन अगर 0.35 है तो n-1th के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 0.85 है। n-1th के हमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 2 मिलते हैं। चलिए अब कैलकुलेशन की जाए कैसे। सिग्मा के लिए देखिए क्या करना होगा, इस प्रकार से nth के हर इलेक्ट्रॉन से कंट्रीब्यूशन लेना होगा 0.35 और ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन है। ये nth की कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन हुई, nth के 3 इलेक्ट्रॉन्स की कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन हुई। अब देखिए
n माइनस वनथ में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? हर इलेक्ट्रॉन का, n माइनस वनथ के हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.85 होगा। रूल में जाकर आप चेक कर लें। आप देखिए स्टेप 2 में देखिए क्या दिया है, nth के हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.35 दिया है। स्टेप 3 में देखिए n माइनस वनथ के हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.85 दिया है। या 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे n माइनस वनथ में, तो 2 इंटू 0.85 करना होगा। ये देखिए n माइनस वनथ के 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो इस प्रकार से सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा, यहां से मिल रहा होगा। n माइनस वनथ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इनका कंट्रीब्यूशन आपके सामने है, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स nth में है इनका कंट्रीब्यूशन इस प्रकार से स्लेटर्स रूल अप्लाई करते हुए आपके सामने है। यहां से देखिए मिल रहा होगा आपको 1.05 और यहां से मिल रहा होगा आपको 1.70, यानी सिग्मा की ओवरऑल वैल्यू आपको मिल रही होगी 2.75। जेड इफेक्टिव कितना होगा? जेड इफेक्टिव होगा जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है? जेड है यार 6 कार्बन के लिए, और सिग्मा हमें कितना मिल पाया है? 2.75 मिल पाया है। तो जेड माइनस सिग्मा करने पर हमें जेड इफेक्टिव कितना मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है 3.25। कितना मिल रहा है? 3.25। यानी लिथियम से बेरिलियम मूव करते हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। देखिए लिथियम से बेरिलियम मूव करते हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। आगे देखिए बेरिलियम से बोरोन मूव करते हैं तब भी इंक्रीज होगा। बोरोन से कार्बन मूव करते हैं तब भी इंक्रीज होगा। क्या हमें इतना ही मिल पाया है? क्या हमें इतना ही मिल पाया है? जी हां, जेड इफेक्टिव हमें इतना ही मिल पाया है। देखिए किस प्रकार से इतना ही मिल पाया है। ये जेड इफेक्टिव एक्चुअल केस में ये होगा जेड इफेक्टिव। यहां देखिए लिथियम से बेरिलियम मूव करते जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, बेरिलियम से बोरोन मूव करते इंक्रीज हुआ, बोरोन से कार्बन मूव करते जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है यार सिग्मा की। सिग्मा भी इंक्रीज होगा और जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा। देखिए इस प्रकार से आप मूव करते हैं, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से फ्लोरीन। सिग्मा भी इंक्रीज होगा और जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा, क्योंकि यार जेड भी इंक्रीज हो रहा है और जेड तेजी से इंक्रीज हो रहा है। सिग्मा की वैल्यू से जेड तेजी से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा। इस प्रकार से आप जानते हैं जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। देखिए आगे चलने पर लिथियम से बोरोन, बोरोन से आप आगे चलेंगे कार्बन, कार्बन से और आगे चलेंगे, कार्बन से आगे चलेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से आगे चलेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से आगे चलेंगे फ्लोरीन, या फिर लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, ऐसे आगे चलें। एक एटॉमिक नंबर आप इंक्रीज करते जाएं, आप आगे चलते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको यार सिग्मा इंक्रीज होता हुआ मिलता है। जी हाँ, सिग्मा भी इंक्रीज होगा और आपको जेड भी इंक्रीज होता हुआ मिल रहा है। जेड जितना इंक्रीज होगा उतना सिग्मा इंक्रीज नहीं होगा। एक स्टेप आगे चलने पर एक यूनिट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन सिग्मा एक यूनिट से इंक्रीज नहीं कर रहा होगा। आप चेक कर लो यार, यहां से यहां मूव करने पर सिग्मा एक यूनिट से इंक्रीज नहीं हो पाया है, यहां से यहां चलने पर सिग्मा एक यूनिट से इंक्रीज नहीं हो पाया है। इस प्रकार से अगर आप आगे चलते हैं, लेकिन जेड एटॉमिक नंबर तो यार एक यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, यानी एटॉमिक नंबर तेजी से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज तो सिग्मा भी हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो रिपल्शन इंक्रीज हो रही है, लेकिन यार जेड तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो जेड के तेजी से इंक्रीज होने की वजह से जब हम लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा होगा। क्या इंक्रीज कर रहा होगा? जेड इफेक्टिव। और यार किस प्रकार से कैलकुलेशन मिलती हैं? टेबुलर फॉर्म में पूरा डेटा आपको दिया गया है। हमने यार कार्बन तक बात कर ली है, लिथियम से बेरिलियम जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, बेरिलियम से बोरोन इंक्रीज होगा, बोरोन से कार्बन इंक्रीज होगा, और किस प्रकार से जेड इफेक्टिव मिल रहा होगा इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन आपके सामने है कार्बन तक। कार्बन के केस में कैलकुलेशन इस प्रकार से थी, बोरोन के केस में इस प्रकार से थी, लिथियम के केस में, बेरिलियम के केस में कैलकुलेशन इस प्रकार से थी। ठीक है, तो यार बाकी केसेस में आप कैलकुलेशन कर लेंगे। नाइट्रोजन के केस में आप कैलकुलेशन कर सकते हो,
ऑक्सीजन के केस में कैलकुलेशन कर सकते हो, फ्लोरीन के केस में कैलकुलेशन कर सकते हो। क्या क्या आंसर्स आपको मिल रहे होंगे? देखिए आंसर्स आपको इस प्रकार से मिल रहे होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के केस में आपको जेड इफेक्टिव के ये आंसर्स मिल रहे होंगे। यार जिस प्रकार से मैंने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन के केस में जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया, इसी अंदाज में, इसी प्रकार से यार आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के केस में कैलकुलेशन करनी है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और देख लें यार क्या आपका आंसर इनसे मैच हो रहा है। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए। जल्दी से कैलकुलेट करें जेड इफेक्टिव। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस हो रहा होगा उसकी जल्दी से कैलकुलेशन करें यार। अगर आपने इतने ही कैलकुलेशन कर ली है तो यार जल्दी से 3D सीरीज में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स के लिए भी यार जेड इफेक्टिव आप जल्दी से कैलकुलेट कर लें इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। और इसमें यार क्रोमियम के लिए जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो 2.95 आपको जेड इफेक्टिव मिल पाएगा। क्रोमियम और कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है तो ध्यान से कैलकुलेशन करें, अगर ध्यान से कैलकुलेशन नहीं की तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए क्रोमियम के इस केस को देख लें एक बार, ठीक है ना। यहां पर कोई एक एग्जाम्पल मुझे आपसे डिस्कस करना था, बाकी आप खुद से देख लेंगे। एक एग्जाम्पल जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्रोमियम एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? 24, ठीक है। इसकी बात कर लें। जिस प्रकार से मैं इसकी बात करूंगा बाकी केसेस में भी यार आप दिमाग लगा लेंगे और सिमिलर अप्रोच को फॉलो कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या है, आपको क्या करना है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर लिखना है, 24 होगा और इससे कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट करनी है। क्या होगी क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन? देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3D में होंगे यार 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4s में होगा 1। 3D में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4s में होगा 1। जनरली 4s को पहले फिल करते हैं, 4s की एनर्जी कम मिलती है। लेकिन यहां पर यार सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को यहां पर देखिए 3D 5 में आप देख पाएंगे, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे। मिलने चाहिए थे क्या? 4s में 2, 4s को पहले फिल करना है, एनर्जी वाइज ये पहले मिलती है 4s, और 3D में 4 मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कूद ही मार जाएगा, है ना, कूद जाएगा यहां से इलेक्ट्रॉन। और एक्चुअल केस आपको कैसा मिल रहा होगा? जब क्रोमियम का निर्माण हुआ होगा सृष्टि में ईश्वर की मर्जी से, जब इसका निर्माण हुआ होगा तो यार ये नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा मानो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां कूद ही मार गया हो। और 4s में 1 और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे होंगे। तो यार ऐसा क्यों होगा? ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। डी में जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सुंदर सा डी, आपको प्यारा सा डी नजर आएगा। 1 2 3 4 5, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इस प्रकार से। तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहा होगा। आप जानते हैं कॉपर और क्रोमियम की होती है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में मैं आपको पहले भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता चुका हूं। आओ बाओ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए 4s को पहले फिल करना चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस प्रकार से सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। और एक और कॉन्सेप्ट होता है एक्सचेंज एनर्जी का, जिसे बाद में कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। इस केस में एक्सचेंज एनर्जी भी मैक्सिमम मिलती है। ये भी एक रीजन है ऐसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन होने के पीछे कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन क्यों अटेन हुई है। यहां देखिए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां क्यों मिलता है, एक्चुअल केस में क्यों मिलता है? क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इसके अलावा यार एक और रीजन है एक्सचेंज एनर्जी का। ये एक्सचेंज एनर्जी क्या है जिसके बारे में हम अभी तक डिस्कस नहीं कर पाए हैं, कभी मौका मिलेगा जरूर डिस्कस किया जाएगा। इसकी पूरी कहानी आपको बताई जाएगी। अभी आप ये देख लें कि ऐसे सुंदर सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है जिसकी कोरेस्पोंडिंग स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। इसलिए यार इलेक्ट्रॉन डी में 5 रहना पसंद करते हैं। और क्रोमियम की मिलती है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, स्टार लगा लें इस पर। और इस 3D सीरीज में कॉपर की भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, तो यहां भी स्टार लगा लें। कॉपर का भी नॉर्मल केस नहीं है, ये भी एक्सेप्शनल केस है।
कुछ हटकर केस है, मतलब नॉर्मल तरीके से कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे। यहां भी जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे, लंबी चौड़ी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे, तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 4s में 1 मिलेगा। जनरली 4s में 2 मिलते हैं। 4s को पहले फिल किया जाता है क्योंकि एनर्जी वाइज 4s की एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में बात करनी होगी तो 4s देखिए फोर्थ सेल के कोरस्पॉन्डिंग आपको मिल रही होगी। तो देखिए अगर डिस्टेंस वाइज बात करेंगे तो 4s बाद में मिल रही होगी, लेकिन अगर एनर्जी वाइज बात कर रहे हो तो 4s की एनर्जी 3D से कम होगी। 4s को पहले फिल करना चाहिए, लेकिन यहां तो यार 3D को पहले फिल किया गया है। क्यों? क्योंकि D सब सेल अगर कंप्लीटली फिल्ड होगी, D में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये सुंदर सी डी आपको नजर आएगी। यहां भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको इलेक्ट्रॉन का मिल पाएगा इस प्रकार से। डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए, देखिए ध्यान से 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो इस प्रकार से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल पाएगा, यानी ऐसी डी ज्यादा स्टेबल होगी, अगेन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और ये ध्यान रखिए सिग्मा की कैलकुलेशन जब करनी है, आप जानते हैं एनर्जी वाइज 4s की एनर्जी कम होती है, लेकिन अगर वैलेंस सेल की बात की जाए तो वैलेंस सेल तो यार n इज इक्वल टू 4 है, तो 4s को बाद में ही लिखेंगे। डिस्टेंस वाइज अगर बात करें n इज इक्वल टू 4 का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा है, तो n इज इक्वल टू 4 की कोरस्पॉन्डिंग जो सबसेल है उसको बाद में ही लिखेंगे। हाँ, एनर्जी वाइज बात करनी तो 4s की एनर्जी कम होती है। आओ बाओ प्रिंसिपल n+l रूल के अकॉर्डिंग आप जानते होंगे, मुझे उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है। मैं तो यार इतना ही कहना चाहूंगा, अगर यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने वाले हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट लग रहा होगा ये कैलकुलेट करने वाले हैं, तो ये तो है nth, ये क्या है, ये nth, और इसके अंदर देखिए जो सेल है ये n-1th है, और ये n-1th में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये हुए 13 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हुए, ये 13 इलेक्ट्रॉन्स हुए। और ये क्या है, ये n-2th है, और इससे भी नीचे देखिए n-3th में भी इलेक्ट्रॉन है, n-2th एंड बिलो दिस, n-2th एंड बिलो दिस कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं n-2th में, और इससे नीचे 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट की जाए। सिग्मा कितना होगा यार, nth में रहने वाले इस इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की वैल्यू में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, कि यह इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर तो रिपल्शन लगाएगा नहीं। हाँ, n-1th में इलेक्ट्रॉन होंगे, n-2th में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उससे भी नीचे जो सेल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां से सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा। क्या nth में इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन है जो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा हो? नहीं है, यानी इस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लेंगे नहीं, और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर, n-1th में 13 इलेक्ट्रॉन है, और n-1th में मिलने वाले हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन सिग्मा की वैल्यू में कितना मिल रहा होगा, 0.35 मिल रहा होगा। ठीक है, या 0.85 मिल रहा होगा, देख लो यार, डाउट नहीं होना चाहिए। 0.35 मिल रहा होगा या 0.85 मिल रहा होगा। nth के हर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 है, n-1th के हर इलेक्ट्रॉन के लिए तो यार 0.85 है। तो n-1th सेल के हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये n-1th है। ठीक है, ये nth है, ये क्या है, n-1th है। इसके हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की वैल्यू में जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा 0.85 मिल रहा होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने, 13 है, 0.85 इंटू 13 प्लस n-2th एंड बिलो दिस, जितने भी सब सेल हैं इनमें रहने वाले हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा कितना, 1, यानी 1 इंटू 10, ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन है। यहां से यार जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए, 13 5 होगा 65, ठीक है, और 13 8 होगा 104 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110, यानी यहां से मिल रहा होगा 1105, यानी यहां पॉइंट होगा। ठीक है, प्लस 10। आई होप कैलकुलेशन से आपको भी ये इतना ही मिल पाया होगा, यानी 21.05। ठीक है जी, सिग्मा इतना है।
तो जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड इफेक्टिव होगा जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है, जेड है यार 24, ठीक है। सिग्मा कितना है 21.05 है, यानी यहां से जेड इफेक्टिव मिल रहा होगा 0.95। अरे वाह, मैंने बिल्कुल सही बोला था, 2.95 मिल रहा होगा जेड इफेक्टिव। और सिमिलर मैनर में यार देखिए, कॉपर की भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं, एस में, इस एस में 2 नहीं मिलते हैं, डी में 10 मिलते हैं, एस में 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है। बाकी केसेस में क्या होगा, इनके अलावा जो केसेस आपके सामने हैं, एस में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4s को फिल करने के बाद ही 3d को फिल करना होगा, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है भाई। डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो 4s बाद में मिलता है, n इज इक्वल टू 4 से बिलोंग करता है 4s। लेकिन अगर एनर्जी वाइज आप देखेंगे, एनर्जी वाइज आपको कौन पहले मिल रहा होगा, आपको यार 4s पहले मिल रहा होगा, तो 4s को पहले फिल करेंगे। कॉपर और क्रोमियम के केस में ऐसा लग रहा है कि 4s को कंप्लीटली फिल नहीं किया गया। जी हाँ, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल नहीं किया गया है। ऐसा यार इस एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, ठीक है। डी में 5 होंगे, डी में 10 होंगे, तब जाकर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा होगा, एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम मिल रही होगी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको नजर आ रहा होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको तब मिलेगा जब 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 हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबसेल्स आपको मिल पाएंगी। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबसेल्स के केस में, फुली फिल्ड सबसेल्स के केस में, फुली फिल्ड सबसेल्स के केस में ऐसा मिल रहा होगा। मामला क्लियर है? ये देखिए, ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, और ये क्या है, ये फुली फिल्ड है। इनके बारे में ज्यादा डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात की जा चुकी है। हाँ, एक्सचेंज एनर्जी का जब कॉन्सेप्ट मैं लेकर आऊंगा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिखाऊंगा, तब यार एक बार फिर से सिखा दूंगा, नो टेंशन, टेंशन मत लीजिए। एक बार फिर से मैं आप सभी को सिखा दूंगा हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की वजह से किस प्रकार से एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन किस प्रकार से मिलता है, ये सिखा दूंगा मैं, ये मेरा काम है, वक्त आएगा सिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए यार, ये जो जेड इफेक्टिव है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो कि आपने कैलकुलेट किया है, इससे आप क्या क्या कमेंट कर पाएंगे, क्या क्या कमेंट कर पाएंगे, इसका पीरियोडिक वेरिएशन किस प्रकार से आप देख पाएंगे। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। जी हाँ, बेरिलियम से आगे बोरोन कार्बन, लिथियम से आगे बेरिलियम बोरोन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इस प्रकार से जब हम जाएंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपने भी चेक किया होगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे होंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता हुआ मिल रहा होगा। देख लीजिए, यकीन ना हो तो कैलकुलेशन कर चुके हैं, ये पूरी कैलकुलेशन टेबुलर फॉर्म में एक बार फिर से आपके सामने है। ये देखिए, लेफ्ट टू राइट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे तो यार जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा होगा। देख लीजिए, लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे, लिथियम से बेरिलियम, बोरोन से कार्बन, बेरिलियम से बोरोन, बोरोन से कार्बन, आगे देखिए कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन, इसी प्रकार से हम मूव करेंगे। देखिए, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, यानी न्यूक्लियस का ज्यादा इफेक्ट होगा, न्यूक्लियस अपनी तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इफेक्टिव खींच पाएगा, ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ खींच पाएगा। अगर यार न्यूक्लियस का इफेक्ट वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा लग रहा होगा, ज्यादा इफेक्टिवली न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच पाएगा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को, तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे यार साइज में कॉन्ट्रैक्शन मिलती है। लिथियम से फ्लोरीन तक जाएंगे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है, न्यूक्लियस ज्यादा खींच रहा है, तो देखिए साइज में कॉन्ट्रैक्शन मिल रही होगी, साइज छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से साइज डिक्रीज कर रहा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होगा, न्यूक्लियस ज्यादा खींच रहा होगा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो यार इसको यहां मेंशन किया गया है सेकंड पॉइंट में, दैट इज व्हाई इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट इंक्रीज होगा,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो यार साइज डिक्रीज हो रहा होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, साइज डिक्रीज हो रहा होगा। साइज का जेड इफेक्टिव के साथ क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है? देखिए साइज जेड इफेक्टिव के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने पर साइज डिक्रीज हो रहा होगा, इनवर्सली रिलेटेड है। ये पॉइंट आपको क्लियर है? लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा। यार न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ तो साइज डिक्रीज हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी। चले आगे, आगे देखिए इन ट्रांजिशन सीरीज जेड इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट एक यूनिट से, जेड इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट एक यूनिट से, और डी में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा होगा, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हो रहा होगा। तो यार डी में एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा होगा तो जेड इंक्रीज होगा एक यूनिट से, और जो डी है ये n माइनस वनथ की कोरस्पॉन्डिंग है, 3d है, इसमें एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। तो एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो एंटर होगा, हर उस एंटर हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा में कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अगर ये डी 3d है और ये n माइनस वनथ से बिलोंग कर रहा है, यार जो 3D सीरीज में आप D देख रहे होंगे, ये कौन सा D है? 3D है, तभी तो आपने इसको 3D सीरीज बोला है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इन सभी में 3D इन्वॉल्व है, और जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर हो रहा होगा, जिसकी वजह से Z एक यूनिट से इंक्रीज हुआ। और ये 3D अगर n माइनस वनथ है, क्योंकि यार nth तो क्या है, nth तो 4s है, nth की कोरस्पॉन्डिंग तो क्या है, 4s है। तो nth आपको मिलता है, कहां मिलता है, 4s की कोरस्पॉन्डिंग मिलता है, ठीक है जी। वहां जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स्ड होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स में तो कोई चेंज आया नहीं है। लेकिन यार बार बार जब आप एक यूनिट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे होंगे तो 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा है, तो लास्ट में आप 3D को फिल कर रहे होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये 3D में एंटर हो रहा होगा, जो कि n माइनस वनथ की कोरस्पॉन्डिंग है। अगर 3D n माइनस वनथ की कोरस्पॉन्डिंग है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर n माइनस वनथ में एंटर हो रहा है तो हर n माइनस वनथ में एंटर हुए इलेक्ट्रॉन का सिग्मा की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.85 होगा। तो यार Z तो इंक्रीज हुआ एक यूनिट से और सिग्मा इंक्रीज हुआ, हर 3D में आने वाले इलेक्ट्रॉन से सिग्मा कितना इंक्रीज हुआ, 0.85 इंक्रीज हुआ, ठीक है, सिग्मा इतना इंक्रीज हुआ। तो Z इफेक्टिव कितने यूनिट से इंक्रीज होगा, 1 माइनस 0.85, है ना। एटॉमिक नंबर में तो यार 1 यूनिट से इंक्रीमेंट है, और सिग्मा में देखिए 0.85 से इंक्रीमेंट है, तो Z इफेक्टिव में कितना इंक्रीमेंट होगा, 0.15। एक के बाद एक एलिमेंट के लिए हम Z इफेक्टिव की बात करेंगे तो यार Z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.15, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस बाय 0.85, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, ठीक है। तो Z इफेक्टिव कितनी यूनिट से इंक्रीज कर रहा होगा, Z इंक्रीज होगा 1 यूनिट से, सिग्मा इंक्रीज होगा 0.85 से। तो यहां से देखिए Z इफेक्टिव कितने से इंक्रीज होगा, 0.15 से, जो कि इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं है। जी हाँ, इन ट्रांजिशन सीरीज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस विद वेरी लेस अमाउंट, Z इफेक्टिव काफी कम अमाउंट में इंक्रीज हो रहा होगा, 0.15 से ही इंक्रीज हो रहा होगा। अरे लिखकर देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है, n माइनस वनथ में एंटर हो रहा है, 3D में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर स्कैंडियम से वेनेडियम मूव करने पर 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ, और जो नया इलेक्ट्रॉन आया ये 3D में एंटर हुआ है। एनर्जी वाइज 3D बाद में मिलता है, 3D की एनर्जी ज्यादा मिलती है, तो नया इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है 3D में, जो कि n माइनस वनथ की कोरस्पॉन्डिंग है, और n माइनस वनथ में एंटर हुए हर इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा की वैल्यू कितनी कंसिडर करेंगे, 0.85। तो यहां देखिए सिग्मा 0.85 से इंक्रीज हुआ उस नए इलेक्ट्रॉन के एंटर होने की वजह से। Z आपका 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ, सिग्मा 0.85 यूनिट से इंक्रीज हुआ, यानी Z इफेक्टिव 0.15 यूनिट से इंक्रीज हुआ। मामला क्लियर है। तो ट्रांजिशन सीरीज में Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा होगा 0.15 यूनिट से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, कोई खास इंक्रीमेंट नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस एटॉमिक साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। Z इफेक्टिव कोई अच्छे खासे इंक्रीमेंट से आपको नहीं मिल रहा है,
एक एटम से दूसरे एटम मूव करने पर, तो हम क्या बोलेंगे, अगर जेड इफेक्टिव में अच्छा खासा इंक्रीमेंट नहीं है तो एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या मिलता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलता है। ज्यादा डिटेल में इसकी बात करेंगे एटॉमिक साइज में। यार टॉप टू बॉटम मूव करने पर जेड इफेक्टिव किस प्रकार से मिल रहा होगा, टॉप टू बॉटम मूव करने पर इस प्रकार से जेड इफेक्टिव कांस्टेंट मिल रहा होगा। ये आपके सामने है, देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी के एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, तो यार जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव इस प्रकार से कांस्टेंट मिल रहा होगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, जेड इफेक्टिव ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिमेन्स कांस्टेंट, और क्या क्या वैल्यू मिल रही होगी ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो यार आज के सेशन में जेड इफेक्टिव से रिलेटेड हमने काफी सारी बातें की है। आज के सेशन में जेड इफेक्टिव से रिलेटेड हमने ढेर सारी बातें की। आई होप आपने इन सभी बातों को अंडरस्टैंड किया होगा, और इस प्रकार से जहां जहां पर मैंने डेटा रिवील किया है, जेड इफेक्टिव कितना मिल रहा होगा, इतना मिलेगा या कुछ और मिलेगा, तो वहां यार उस डेटा को चेक भी करना है। आप जिस प्रकार से मैंने जो स्टेप्स आपको बताए हैं जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन के लिए, उन स्टेप्स को यूज करते हुए आपको जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन करनी होगी। चलिए इस सेशन को यहीं पर ही फिनिश किया जाए, वीडियो को यहीं पर ही एंड किया जाए। तो यार एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट है, इसको आप ऐसा मान सकते हो, न्यूक्लियस की जगह आप रख दो एक बल्ब रख दो। ठीक है, बल्ब रख दिया, कोई लाइट सोर्स आपने रख दिया, और उसके सामने एक पर्दा आपने लगा दिया। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह मान लेते हैं आप। ठीक है, तो आपको लाइट ज्यादा दिखाई देगी या कम दिखाई देगी, आपकी तरफ लाइट ज्यादा आ पाएगी या कम आ पाएगी, ज्यादा रेडिएशन आपकी तरफ पहुंच पाएंगी या कम पहुंच पाएंगी। पर्दे ने रोक दिया होगा यार, है ना, पर्दा उठा देंगे तो ज्यादा रेडिएशन आपकी तरफ पहुंच पाएंगी। इसका क्या मीनिंग है, पर्दे ने क्या किया, सील्ड किया और स्क्रीनिंग इफेक्ट यहां पर एग्जिबिट किया। तो वैसा ही स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट अंदर जो सेल में इलेक्ट्रॉन है ये एग्जिबिट करते हैं, और इनकी रिपल्शन को ही आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि स्क्रीनिंग यहां पर हो पाई है। किसकी, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को इन इलेक्ट्रॉन्स ने घेर लिया है, स्क्रीनिंग हो पाई है। ठीक है जी, मामला क्लियर है कि नहीं है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीमेंट होगा न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी अंदर सेल वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डिक्रीमेंट होगा, इसी डिक्रीमेंट का नाम क्या है, स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट है। आप बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग और सील्डिंग क्या होगा। विदाई लेने से पहले, सेशन को एंड करने से पहले, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग और सील्डिंग क्या होगा। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग और सील्डिंग क्या होगा, कौन सी सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्क्रीन कर पाएगा। सोचिए, दिमाग लगाइए, मतलब ज्यादा रिपल्शन क्रिएट कर पाएगा, न्यूक्लियस को ज्यादा घेर पाएगा। ठीक है, जैसे पर्दा जो काम करता है ना, लाइट को ज्यादा एक्सटेंड में पेनिट्रेट नहीं होने देगा। तो आपको यहां पर दिमाग लगाना है, न्यूक्लियस को कौन ज्यादा घेर पाएगा, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग किस केस में ज्यादा होगी, एस में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा होगी, पी में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा होगी, या डी में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा होगी, या एफ में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा होगी। मैं आपको बता दूं, एस में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा होगी, पी में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से कम होगी, और इस प्रकार से स्क्रीनिंग डिक्रीज हो रही होगी। डी एंड एफ की वजह से जो स्क्रीनिंग होगी ये पुअर होगी, पुअर स्क्रीनिंग और सील्डिंग होगी, और सील्डिंग होगी। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ है सर। तो यार मैं आपको बता दूं, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को इस एस ने ज्यादा घेर लिया होगा, या फिर ये पी ज्यादा घेर पाएगा। जरा सोचकर बताएं, एस ज्यादा घेर पाएगा, एस इफेक्टिवली घेर पाएगा, या पी इफेक्टिवली घेर पाएगा। सोचिए जरा इसके बारे में। यार एस ने बिंदास घेर लिया होगा, है ना,
चारों तरफ से फील्डिंग सेट कर दी होगी एस ने, है ना, ज्यादा घेर दिया होगा। तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीनिंग किसकी ज्यादा होगी, एस की स्क्रीनिंग ज्यादा होगी, ठीक है जी, एस की शील्डिंग ज्यादा होगी, पी की कम होगी। पी इफेक्टिवली न्यूक्लियस को नहीं घेर पाएगा, तो पी की शील्डिंग क्या होगी, कम होगी। अब पी एंड डी में काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो यार ये कंफ्यूजन भी मैं आपकी दूर करना चाहूंगा। पी इस प्रकार से डंबल शेप है, ठीक है, ये पी है, और डी इस प्रकार से पतली लोब्स के साथ लंबा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर है, इस प्रकार से। गरीब सा होगा ये, बिल्कुल, है ना बेचारा सा होगा, देखना, इस प्रकार से पतला सा होगा, ऐसा लगेगा किसी महामारी का शिकार हो, ठीक है। तो ये ज्यादा न्यूक्लियस को घेर पाएगा या ये न्यूक्लियस को ज्यादा घेर पाएगा? ये क्या है, ये पी है, और ये क्या है, ये डी है। मुझे लगता है पी ज्यादा घेर पाएगा न्यूक्लियस को, तो पी की स्क्रीनिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। और एफ की तो यार बात ही कुछ अजीब है, कुछ निराली है। एफ तो कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, और गरीब हो जाएगा इस प्रकार से, और लंबी हो जाएंगी लोब्स, और ज्यादा डिफ्यूज्ड होगा एफ। तो ऐसे केस में स्क्रीनिंग और बेकार हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से देखिए दूर है, और न्यूक्लियस से जो घिराव होगा इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादा एक्सटेंड में नहीं होगा, कि देखना डिफ्यूज्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बटी हुई है इस प्रकार से। एफ में और ज्यादा बटी होगी, एफ और ज्यादा डिफ्यूज्ड होगा। कहने की बात यह है, ज्यादा कौन घेर पाएगा न्यूक्लियस को, ज्यादा स्क्रीनिंग कौन कर पाएगा, एस कर पाएगा। इसके बाद पी, फिर डी, और एफ तो बहुत ही बेकार स्क्रीनिंग और शील्डिंग कर पाएगा। ये मामला क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद बात होगी पेनिट्रेशन पावर की। क्या आपने कभी पेनिट्रेशन पावर का जिक्र सुना है? नहीं सुना है तो रेडी हो जाए। पेनिट्रेशन पावर क्या है इसको जानने के लिए देखिए, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। किस प्रकार से? देखिए, ये हमारे पास एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, और ये देखिए ये n इज इक्वल टू 1 है, और ये n इज इक्वल टू 2 है। n इज इक्वल टू 2 में दो सबसेल आप जानते होंगे, 2s2p। इनकी यार एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। n इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2s2p दो सबसेल होंगे। ये देखिए, ये 2s है, और ये मान लीजिए 2p है, ये 2p है, ये 2p है। n इज इक्वल टू 2 ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रही है? दो सबसेल मिल रही हैं, एक 2s, एक 2p। जब तक यार इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं होगा यहां पर n इज इक्वल टू 2 में, तो 2s इज इक्वल टू 2p है, 2s इज इक्वल टू 2p है। यानी ये डीजनरेट है, डीजनरेट है, सेम एनर्जी है। डीजनरेट का क्या मीनिंग है? सेम एनर्जी है। बिफोर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 2 ऐसा होगा। बिफोर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिफोर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, ठीक है। आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी इज लॉस्ट, ठीक है ना। आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीजनरेसी इज लॉस्ट, डीजनरेसी इज लॉस्ट। मतलब क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर यहां n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। n इज इक्वल टू 2 में एंटर हुआ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2s में जाएगा। क्यों जाएगा भाई? और n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 2s में जाएगा, इसकी वजह से 2s श्रिंक कर जाएगी। मतलब ये कि 2s अंदर शिफ्ट हो जाएगी। यहां तो ऑर्बिट नंबर क्या था? 2 था, तो 2s2p सेम एनर्जी पर थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर होगा ऐसे ही यार ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगी, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टेबलाइज तभी होगी जब ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो ये शिफ्ट होना चाहेगा न्यूक्लियस की तरफ,
तो इस प्रकार से पेनिट्रेट करना चाहेगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन 2s में आया ही इसलिए है, ये इलेक्ट्रॉन 2s में आया ही इसलिए है ताकि मैक्सिमम अट्रैक्शन हो पाए, ताकि इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन हो पाए। क्योंकि यार अगर 2s में इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूक्लियस इस प्रकार से चारों तरफ से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर पाएगा, मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो n इज इक्वल टू 2 में 2s में, तो इस प्रकार से 2s और 2p को आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। 2s की एनर्जी कम होगी और 2p की एनर्जी ज्यादा होगी। 2s की एनर्जी कम क्यों होगी? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है और मैक्सिमम अट्रैक्शन जब इलेक्ट्रॉन 2s में एंटर हो तभी हो पाएगी। 2s स्फेरिकल है जिसका स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ घिराव क्या है? ज्यादा है। न्यूक्लियस को ज्यादा घेर पाएगा कौन? 2s। अगर न्यूक्लियस को 2s ज्यादा घेर पाएगा तो 2s में इलेक्ट्रॉन का स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा। दुनिया में हर चीज यार स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहती है, ये तो इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से 2s में एंटर हुआ है, स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन के साथ मिल पाएगा अगर ये 2s में हो, ठीक है जी। इस प्रकार से इस 2s का श्रिंक होना, इस प्रकार से इस 2s का श्रिंक होना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पेनिट्रेट करना, ये क्या है? पेनिट्रेशन पावर है। किस प्रकार से पेनिट्रेट करना? यहां देखिए, जैसे n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो ये इस प्रकार से पेनिट्रेट कर पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2s में मिल पाएगी और ये 2s श्रिंक कर पाएगा, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज मिल पाएगा एज कंपेयर टू 2p। ये क्या होगी? इसकी पेनिट्रेशन पावर होगी। यानी यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस में रहना पसंद करेगी? s में, तभी ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा। इसके बाद p में, और ज्यादा डिफ्यूज्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर मिल रही है तो यार रहना कम पसंद करेगी। तो इस प्रकार से डिफ्यूज्ड केस को हम बाद में कंसिडर कर रहे होंगे। और ज्यादा डिफ्यूज्ड है तो पेनिट्रेशन पावर क्या होगी? कम होगी। मतलब पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर आपको ये मिल रहा होगा। इलेक्ट्रॉन जब एंटर होगा तो इलेक्ट्रॉन की पसंद क्या होगी? s में जाए, क्योंकि s न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा, न्यूक्लियस का ज्यादा घिराव कर रहा होगा s ऑर्बिटल, तो ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा। इसके बाद p घिराव कर रहा होगा, इसके बाद d और f के केस में तो यार पुअर स्क्रीनिंग, पुअर शील्डिंग होगी। यानी वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्टेबलाइजेशन उतने ज्यादा एक्सटेंट में नहीं होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, जितने ज्यादा एक्सटेंट में s एंड p में जाने वाली इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केसेस में न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रह पाएगी, पेनिट्रेशन ज्यादा हो पाएगी। इस प्रकार से s की शिफ्टिंग यहां से यहां हुई है, इसे हम बोलेंगे पेनिट्रेशन पावर। ये s में ज्यादा हो पाएगी क्योंकि s में ज्यादा अट्रैक्शन हो पाएगी। आई होप इस बात को आपने अंडरस्टैंड किया होगा यार। इसी के साथ हमारे इस लेक्चर का समापन हो पाया है और हम इस सेशन में स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट को जान पाए हैं। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन पावर और यार किस केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, किस केस में कम होगा, इसकी पूरी कहानी, पूरी माया को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। चलिए इसके बाद 2 लाइन आपके लिए यार। प्यार के लिए दिल, प्यार के लिए कौन? जल्दी से बोलिए। प्यार के लिए दिल, दिल के लिए आप, प्यार के लिए दिल, दिल के लिए आप, आपके लिए हम, आपके लिए कौन? हम, हमारे लिए कौन? हमारे लिए आप। चलिए अब अगली बार होगी मुलाकात। इस सेशन में इतना काफी है। अब मिलेंगे यार नेक्स्ट सेशन में, बड़ी सी स्माइल के साथ लौटेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए यार अपने नोट्स को प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपका कोई साथ देगा तो आपके नोट्स आपका साथ देंगे। जितना जेईई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपके नोट्स में होगा। कुछ भी आपसे छिपाऊंगा नहीं, पूरी कहानी आपके सामने रख दूंगा, आपको बयां कर दूंगा। चलिए इस सेशन में इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर।